हम आपको एक युवक के संघर्ष के बारे में बताएंगे। संघर्ष उत्तरी हरिद्वार में सुविधाजनक अस्पताल बनाने का है। 2016 में शुरू हुई उत्तरी हरिद्वार में अस्पताल बनवाने की ये मुहिम 2021 में जाकर पूरी होती हुई नजर आ रही है। 2016 में हरिद्वार के एक युवा के सामने एक ऐसी घटना घटती है जिसके कारण वो उत्तरी हरिद्वार में एक अस्पताल निर्माण के लिए एक मुहिम शुरू करता है। आइए आपको मिलाते हैं उस युवा से। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशहित न्यूज और मैं हूं आपके साथ आफरीन बानो। आज हम आपको एक ऐसे युवा से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने अपने संघर्षों से दुनिया के सभी युवाओं को यह संदेश दे डाला कि अगर एक युवा चाहे तो समाज के हित के लिए वो कुछ भी कर सकता है। सन 2016 में इस युवा ने एक मुहिम की शुरुआत करी जिसका उद्देश्य था एक अस्पताल का निर्माण करवाना उत्तरी हरिद्वार में। आपको बता दें कि जब इस मुहिम की शुरुआत हुई तो इनको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा और इस अस्पताल को खुलवाने का जो एक विचार था, ये विचार इनको कहां से आया, इन सभी के जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मनोज निषाद। नमस्कार, आपका स्वागत है देशहित न्यूज में। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए मनोज कि आपको ये अस्पताल खुलवाने का विचार कहां से आया? विचार मैम, हम लोग जहाँ पे रहते हैं भूपत वाला उत्तरी हरिद्वार क्षेत्र हमारा पूरा मेला लैंड है। स्नान पर्व हो, कुंभ, अर्धकुंभ, तमाम पर्वों पे हम लोग ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं और कई बार देखने को मिलता है कि कोई एक्सीडेंट होता है, बीमार होता है, कुछ भी होता है तो हम अस्पताल तक नहीं पहुँच पाते हैं। हमारा कहने को तो अस्पताल 4 किलोमीटर के दायरे में है। हाँ, मैं ये चाहूंगी कि आप दर्शकों को ये स्पष्ट करें कि अस्पताल तो हरिद्वार में सरकारी अस्पताल है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे अस्पताल की जरूरत पड़ी आपको उत्तरी हरिद्वार? वही चीज आपको बता रहा हूँ। कहने को तो हमारे यहाँ पे हरमिलाप अस्पताल है, महिला अस्पताल है, मेला अस्पताल है, लगभग 4 किलोमीटर के दायरे में भी है, लेकिन उस तक पहुँचने में हमको 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे लगते थे, क्योंकि नेशनल हाईवे पूरी तरह से जाम हो जाता है सावन मेले में, स्नान पर्वों पे। अच्छा, मेले के दौरान आपका कहने का मतलब ये है, मैं स्पष्ट कर दूं कि जिस वक्त मेला होता है, कुंभ मेला भरता है या फिर तमाम तरह के स्नानों का आयोजन किया जाता है, क्योंकि नगरी है देव नगरी, यहाँ पे तमाम तरीके के श्रद्धालुगण आते हैं यहाँ पर, और उस बीच जब यहाँ पर कुंभ का मेला या फिर सावन के महीने में भीड़ एकत्रित होती है तब जो ये रास्ते हैं वो बंद हो जाते हैं। आप मुझे ये बताइए कि इस अस्पताल के निर्माण का जो विचार है ये आपको कहां से आया? आपको कब लगा कि नहीं यहाँ पे एक अस्पताल होना चाहिए? मैम, यहाँ ये जो हम जहाँ पे हम लोग रहते हैं ये हमारा मेला क्षेत्र है। तमाम तरह के हम लोगों के पर्व होते हैं, स्नान पर्व होते हैं, सावन मेला होता है, कुंभ होता है। इस दौरान हमारा जो है अस्पताल से संपर्क टूट जाता है क्योंकि नेशनल हाईवे और अपर रोड पे तमाम तरह का ट्रैफिक रहता है। कोई हादसा कुछ कई बार हुआ है। मैं आपको एक बता देता हूँ कि एक एक्सीडेंटल केस था। एक्सीडेंटल में हम लोग उसको लेके गए तो जब तक उस दौरान कोई मेला चल रहा था? हाँ मैम, सावन मेला था और मेरे मित्र और हम लोग वहाँ पे थे, तो हम लोग जब तक उसको वहाँ तक लेके गए तो पता चला कि काफी देर हो चुकी थी और कई घंटों का रास्ते में ही उस व्यक्ति ने दम उस व्यक्ति ने रास्ते में दम तोड़ दिया। और यात्रियों के साथ में कई स्थानीय लोग भी ऐसे हैं जिनको हार्ट अटैक आया, अस्पताल तक नहीं पहुंचे, दम तोड़ दिया, है ना। हम लोग अस्पताल तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, अपनी गाड़ी होने के बाद भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं, एम्बुलेंस नहीं निकल पा रही है। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक जाम इतना है हाईवे पे, लोगों को इलाज समय से नहीं मिल पाना, समय से अस्पताल नहीं पहुंचाना। तो यही सब चीजें लेके जब हम बातचीत करते थे अपने साथ में दोस्तों में या फिर कहीं ना कहीं इन हादसों ने आपको प्रेरित किया कि आप अस्पताल का निर्माण होना चाहिए। तो फिर उसके बाद में ये चीजें हुई कि अस्पताल तो होना चाहिए, लेकिन बनेगा कैसे, सवाल ये उठता है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि चलिए आपने मुझे ये बताया कि एक हादसा बताया जिसमें आपके हाथों में एक व्यक्ति ने दम तोड़ा, वहां से आपको ये विचार आया कि यहाँ पे एक अस्पताल होना चाहिए। लेकिन आपसे मेरा दूसरा सवाल ये है कि चलिए आपको विचार ये आया, लेकिन विचार आने के बाद आपने इस संघर्ष की शुरुआत कैसे करी? कुछ दोस्तों के साथ में बातचीत शुरू हुई और उसके साथ में क्या कहते हैं बातचीत शुरू हुई तो ये हुआ कि हाँ अस्पताल होना चाहिए।
हमको अस्पताल चाहिए तो हम मांगेंगे किससे? हम लोगों ने अपना शुरुआती जो आप देख रहे हैं ये पहला पत्र है 1/7/2016 यहाँ हम देख सकते हैं कि दस्तावेजों की अंबार लगे हुए हैं कि कितने सारे दस्तावेज यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नहीं दो नहीं, मैं कह सकती हूँ हजारों दस्तावेज हैं। जी आप बताएं। तो यहीं से फिर चिट्ठी भेजनी चालू करी, मुख्यमंत्री से शुरुआत करी। तो फिर उसके बाद में लोगों से जब हम इस बारे में बात करते थे तो लोग कहते थे अरे ऐसे अस्पताल नहीं बन जाता कहने से, कोई 2 रुपये की चीज थोड़ी ना, करोड़ों रुपए का खर्चा इसमें आता है, ऐसे कौन यहाँ पे अस्पताल बनाएगा। और फिर ये चीज रहती थी जब हम विभागों में भी गए, जमीन कहाँ से मिलेगी, बजट कहाँ से आएगा, तमाम तरह की बातें होती थी। शुरुआती दौर हम लोगों को ऐसा रहा जब हम कार्यालयों में भी जाके कहते थे कि हम लोगों के अस्पताल होना चाहिए तो रिस्पॉन्स हमको बिल्कुल जीरो मिलता था। तो लेकिन हम पत्राचार हमने लगातार किया, अपनी जो पीड़ा थी उस पीड़ा को हम जिला प्रशासन से लेकर उत्तराखंड सरकार से लेकर भारत सरकार राष्ट्रपति भवन तक लगातार हम लोग पत्राचार करते रहे। तो एक सुखद खबर यह रही कि जब लोगों से मिलते थे शुरुआती दौर में तो वो हस्ताक्षर अभियान का मैं आपको बताता हूँ। शुरुआती दौर में वो अच्छा, आपने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत कब की? मैम हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत भी 2016 में ही हमने कर दी थी जी। तो ये 22 तारीख को जो आपकी ये मुहिम थी इसकी रफ्तार कब पकड़ी इस मुहिम ने? देखिए 31/12/2016 को नगर निगम ने जमीन पास करी 2547.21 वर्ग मीटर और जो लगभग 7.5 करोड़ रुपए की थी। साशुल्क पास किया गया था। साशुल्क जमीन पास होने के बाद में चिकित्सा विभाग के पास में पैसा नहीं था इतना कि वो इतने जमीन के पैसे दे सके। तो उसके बाद से जब जमीन पास हुई, जब हम लोगों के नगर निगम बोर्ड ने भी सहयोग किया और उसके बाद में लोगों को भी लगा कि यहाँ पे अस्पताल बन सकता है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि जब आप ये संघर्ष लड़ रहे थे, जब आप ये अस्पताल के निर्माण के लिए जो आपका संघर्ष रहा, इसमें आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? देखिए मुख्य समस्या सबसे ज्यादा मुख्य समस्या ये है कि जब आप किसी कार्यालय में जाते हैं तो वहाँ के जो अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, कुछ तो अच्छे होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। तो सामने वाले को टरकाने का काम किया जाता है। अगर आप कोई जानकारी लेना जा रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपकी पत्रावली में क्या कार्रवाई हुई आप पता कर सकें, देख सकें, समझ सकें, तो अगर आपको अच्छा कर्मचारी, अच्छा अधिकारी नहीं मिला तो आपको टरकाने को कहेंगे, कल आ जाना, परसों आ जाना, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद। अगर अच्छा अधिकारी मिलता है तो वो आपको रिस्पॉन्स देता है और फिर वो उस पत्रावली में क्या वो भी बताता है। तो ये समस्या खाली एक जगह नहीं रही, नगर निगम में भी ये समस्याएं आई हैं, ये चिकित्सा विभाग में भी समस्याएं आई हैं। और क्योंकि जमीन नगर निगम की थी और बनाने वाला चिकित्सा विभाग है तो दोनों जगह समस्याएं। सबसे बड़ी दिक्कत यह भी रही कि अगस्त की अगर मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ पे बूथ अध्यक्ष के यहाँ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी आए थे, साथ में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी आए थे और विधायक श्री मदन कौशिक जी आए थे। तो मैं बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन उनको देना चाहता था और मतलब किसी तरह का कोई विरोध नहीं था, कुछ नहीं था। और ज्ञापन मैं उससे पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी दे चुका हूँ, विधायक को भी दे चुका हूँ, तो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से तो मैं ज्ञापन दे सकता। उससे पहले ही जो थानेदार साहब थे वो अपनी गाड़ी में बैठा के मुझे थाने में ले जाके बैठा दिया गया। वहाँ पे कांस्टेबल ने जबरन मेरा मोबाइल छीन लिया और मेरे मोबाइल को एयरप्लेन मोड लगा के छोड़ दिया गया। तो इतना सब कुछ आपने बर्दाश्त किया? हाँ मैम, देखिए कहीं ना कहीं कुछ चाहिए तो आपको कहते ना कि सामने वाला व्यक्ति तो कैसा आपके जो सहयोगी थे उन्हें ये कब पता चला कि आपको आपके साथ ऐसा हो गया है? मैम जब बाद में पता चला तो जब फोन पे बातचीत हुई, मतलब जब थानेदार वापसी आए उन्होंने अपने कैबिन में बैठाया, बातचीत करी, तो फिर जब फोन मुझे दिया तो जब मेरे दोस्तों के कॉल आने चालू हुए तो मैंने बताया ऐसी ऐसी बात है। तो फिर उन्होंने कहा मैं लेने आ जाता हूँ। मैंने नहीं, जब ये थानेदार मेरे को यहाँ पे लेके आ सकते हैं तो छुड़वाने की जिम्मेदारी भी इनकी है। तो मैं बिल्कुल साफ कह दिया था, मैंने सर आप जैसे लेके आए हैं और वैसे मेरे को छोड़ेंगे। तो फिर उन्होंने छोड़ने की व्यवस्था करी। और जो ज्ञापन मैं नड्डा जी को देना चाहता था, मुख्यमंत्री साहब को देना चाहता था, वो ज्ञापन थानेदार साहब ने लिया, यूँ कहा कि मैं इसको भिजवाऊंगा, अपने स्तर से भिजवाऊंगा। वो ज्ञापन भिजवाया गया है नहीं भिजवाया गया इसकी जानकारी साफ नहीं है, मतलब ये जानकारी नहीं है। मैं एक बार गया था पूछने तो वहाँ पे ये कह दिया गया था कि हमने सिटी मजिस्ट्रेट को भेज दिया है, उनके माध्यम से ज्ञापन भेजा जा रहा है। तो उसकी भी कोई जानकारी नहीं दी गई है अभी तक, जबकि जिला प्रशासन हो या शासन हो उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कोई शांतिपूर्ण तरीके से अगर कोई ज्ञापन दे रहा है, अपनी सरकार से मांग कर रहा है, जनहित की मांग कर रहा है, सुननी चाहिए। क्योंकि हमने बोर्ड दिया है, चूंकि
सरकार हमारी भी है। अगर हमने किसी चीज का विरोध करना होता, वो क्षेत्र ऊपर वाला क्षेत्र हम वहाँ पे रह रहे हैं, हमारे को एक एक गली पता है, कौन सी छत से कौन सी छत मिली हुई है हमको वो भी पता है। अगर हमको विरोध करना होता तो हम छत पे जाके काले झंडे भी दिखा सकते थे, लेकिन हमको किसी का विरोध नहीं करना था। हमको तो जो पीड़ा थी वो उनको बतानी थी, ताकि हम अपनी पीड़ा उनको बता सके, ताकि वो अस्पताल जल्द से जल्द बना सके। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जब आपने इस मुहिम की शुरुआत करी तो इस मुहिम को पूरा करने का जो भी सफर रहा, वो अगर मैं आपसे क्रम के हिसाब से समझना चाहूँ कि सबसे पहले आप कहाँ गए, फिर आप कहाँ गए, उसके बाद आपने क्या किया, तो क्या आप मुझे ऐसे समझा सकते हैं, हमारे दर्शकों को समझा सकते हैं? देखिए, जब बातचीत हुई तो सबसे पहले तो हम लोग चिकित्सा विभाग के ही हमने चक्कर काटे। तो वहाँ से ये हुआ कि जमीन का अगर हो जाएगा तो हम लोग क्या कहते हैं अस्पताल की प्रक्रिया को आगे लेके आएंगे। तो चिकित्सा विभाग ने भी नगर निगम से जमीन की मांग करी और हम लोग भी वहाँ पे नगर निगम पे पत्राचार के माध्यम से, क्योंकि केंद्र सरकार तो सिर्फ बजट देगी, जमीन नहीं। तो फिर उसके बाद में 2016 में जमीन पास हो चुकी थी। चूंकि चिकित्सा विभाग के पास पैसा नहीं था तो वहाँ के अधिकारियों ने मुझसे कहा कि मनोज, हम लोग जमीन का पैसा नहीं दे सकता है विभाग, जमीन अगर निःशुल्क हो जाएगी तो हम वहाँ पे क्या है अस्पताल आसानी से बना सकते हैं। तो वहाँ से आपने फिर जमीन के लिए करना, फिर वहाँ से मैम मैंने वादा किया था जो तत्कालीन सीएमओ रहे हैं उनसे कि जमीन जो है वो हम फ्री कराएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, आप अस्पताल की प्रक्रिया को आगे करते रहिए। तो वो तमाम प्रस्ताव भेजे गए, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग को भी भेजा गया और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को भी भेजा गया, कुंभ मेले में भी भेजा गया। कहीं से रिजेक्ट हुए तो फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से 30 बेड का प्रस्ताव जो है वो पास हुआ। तो फिर जमीन के लिए कोशिशें की गई कि जमीन बोर्ड बैठक में कैसे पास होगी। तो शहर के 60 पार्षद लगभग 40 पार्षदों से मैंने फोन कॉल और मिलके बात करी, किसी से फोन पे बात करी, किसी से मिलके बात करी, उनसे समर्थन पत्र मांगे कि नगर निगम बोर्ड में जो है जमीन निःशुल्क पास की जाए। किसी ने दिया, किसी ने नहीं दिया, किसी ने दिया, किसी ने नहीं दिया, किसी ने कहा आज देंगे, किसी ने कल देंगे, कोई सामने बैठा है ऑफिस पे अपने और उसने फिर कह दिया कल आना, कल देंगे। तो ये सब चीजें चलती रही, लेकिन हमने कभी मतलब हिम्मत नहीं मारी। उसका एक बड़ा कारण ये रहा कि कहते हैं ना कि स्टपनी जो रही वो हमेशा बदलती रही। आज जो साथ में मेरा साथी था वो ऊर्जावान था, वो अगले दिन नहीं था, अगले दिन दूसरा साथी था वो भी ऊर्जावान था। तो उनकी ऊर्जा से मुझे भी ऊर्जा मिलती रहती थी रेगुलर की। ठीक है, आज साथ में तो कोई है, अगर 2 ही व्यक्ति लगे होते तो दोनों थक चुके होते, लेकिन यहाँ पे साथ देने वाले आपका कई लोगों ने सहयोग किया, आपके सहयोगी रहे, जितने सारे सहयोगी रहे सबने आपका सहयोग किया, सबने सहयोग किया। और उसके साथ में फिर नगर निगम ने जब बोर्ड बैठक में जमीन पास कर दी निःशुल्क, तो शासन स्तर पे वो अनुमोदन भी होना था। फिर हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चलाए, यहाँ पे हस्ताक्षर अभियान उसके बाद हस्ताक्षर कई बार हम लोग हस्ताक्षर अभियान चला चुके हैं, धरना दे चुके हैं, और उसके बाद में फिर हम लोग देहरादून गए। इस हस्ताक्षर अभियान में किस तरीके के नतीजे मिले आपको? लोगों ने इसको किस तरीके से? मैम हमने इसमें पोस्ट वायरल करी। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है एक अच्छी चीज के लिए। सोशल मीडिया में हमने मैसेज डाले, पोस्टें डाली कि हम लोग हस्ताक्षर अभियान कर रहे हैं। इस हस्ताक्षर अभियान में क्या करने से आपने ये शुरू किया, तो इसका प्रोसेस क्या था, इसमें करना क्या होता था हस्ताक्षर अभियान? देखिए, हस्ताक्षर अभियान में एक आपका बैनर लग गया हस्ताक्षर अभियान के लिए, आपने एक बैनर पे कर दिया हस्ताक्षर। दूसरा जो हम लोगों का ज्ञापन होता था उस पे भी हम हस्ताक्षर करवाते थे। अच्छा। तो उससे क्या होता था कि जो ज्ञापन वाला हस्ताक्षर है वो हम लोग संबंधित को भेज देते थे, मुख्यमंत्री, सचिव, डीएम, जिनको भी भेजना होता था उनको भेज देते थे। और वो बैनर वाला तो फोटो के काम में आता है सोशल मीडिया के, या फिर एक हमारी बहुत बड़ी ताकत है प्रिंट मीडिया, उसने भी हमेशा साथ दिया। हमारे यहाँ के हरिद्वार के पत्रकार बहुत अच्छे हैं, सामाजिक, मतलब जितनी मुहिम ये मेरी रही उतनी मुहिम उनकी रही। कहीं पे भी मतलब देखिए कि जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपनी कलम के माध्यम से इस मुहिम को जिंदा रखा। ये तक खबरें, मतलब उन्होंने ऊर्जा ये भी मिली कि ये खबर भी आ गई कि अस्पताल निर्माण की मांग ठंडे बस्ते में। तो उसके बाद से लगा कि यार हम क्यों पीछे हट रहे हैं इस मांग से, हमको तो इस मांग को और बढ़ चढ़ के करना चाहिए। फिर जब जमीन पास हो गई थी तो हम लोग सचिवालय गए, निदेशालय गए, डीजी ऑफिस गए, एनएचएम ऑफिस गए, तमाम जगह ज्ञापन दे के आए। कुछ अच्छी बात ये भी रही कि यहाँ के कुछ अधिकारी बहुत अच्छे रहे जिन्होंने एक ही चिट्ठी पे हमारा संज्ञान लिया और तत्काल रूप से उस पर कार्रवाई करी। और फिर शासन से जमीन जो है चिकित्सा विभाग के नाम हस्तांतरित करने का अनुमोदन आ गया। फिर नगर निगम ने उस जमीन को चिकित्सा विभाग के नाम कर दिया।
इस बीच कार्यदायी संस्था बिल्कुल नामित हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं अच्छा ये रहा कि भारत सरकार ने प्रस्ताव पास कर दिया था, लेकिन दुख इस बात का है कि ये अस्पताल कुंभ मेले से पहले बन जाना चाहिए था, ये अस्पताल कुंभ मेले के बजट में बन जाना चाहिए था। क्योंकि जब अनुमति उस जमीन की हुई है तो कुंभ मेले ने और कुंभ मेला अधिकारी ने उस पे इस शर्त पे जमीन को दिया है कि कुंभ मेले में उस जमीन उस अस्पताल का यूज कुंभ मेला प्रशासन करेगा। कहने का मतलब यह है कि कुंभ इतना बड़ा हमारा चला गया, अस्थायी अस्पताल में करोड़ों रुपया खर्च हुआ, वही रुपया स्थायी अस्पताल में खर्च हो सकता था, है ना। अस्पताल तो बहुत पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों का संघर्ष बहुत लंबा रहा, इतना लंबा उसके बाद फिर क्या हुआ? तो बस यही था कि मैम फिर उसके बाद डीपीआर हुई, डीपीआर फिर काउंटर साइन हुई, सीएमओ के पास आई, उन्होंने आगे भेज दी, फिर वो पास हुई, तो अब ग्रिडकुल के साथ में एमओयू साइन हो गया चिकित्सा विभाग का। और सुनने में ये भी आया है कि कार्यदायी संस्था ने टेंडर प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली है और 10 से 15 दिन में काम चालू भी हो सकता है। तो हाँ। तो अब 10-15 दिन के बाद अस्पताल के जो निर्माण है ये शुरू हो जाएगा? हाँ, ये शुरू हो जाएगा। इससे जब ये आपको पता चला कि अब काम शुरू होने वाला है, देखा जाए तो आपकी मुहिम पूरी होती नजर आ रही है, तो जब आपको ये सुखद समाचार मिला, आपको पता चला कि अब ये मुहिम पूरी हो गई, 10-15 दिन के बाद ये अस्पताल का निर्माण शुरू हो जाएगा, ऐसे में आपको कैसा लग रहा है? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे तो, मैं जैसे बातचीत होता है तो हम लोग आपस में भी बात करते हैं, तो मैं सोचता हूँ मैंने कहा ऐसा मुमकिन है क्या ये हम लोगों की मांग से अस्पताल बन रहा है? हमने करा दिया। देखिए मैम एक दौर ऐसा आया कि हम कोविड से पहले का कि अस्पताल के लिए क्या कर सकते हो, एक अधिकारी रहे, उन्होंने कहा कि क्या कर सकते हो। मैंने जी देखिए धरने पे बैठना, भूख हड़ताल पे बैठना, ये तो एक पुराना हो गया है। हम लोग अस्पताल की मांग को, अस्पताल की भूमि जहाँ स्वीकृत हुई है वहां से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक पैदल मार्च करेंगे। और हम लोगों का ये प्लान हम लोग बनाना चालू कर दिया था कि हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो नाश्ता कहाँ पे करेंगे, लंच कहाँ पे करेंगे, साथ में किसकी गाड़ी रहेगी, एम्बुलेंस की फैसिलिटी कैसे रहेगी, मेडिकल की फैसिलिटी कैसे रहेगी। क्योंकि पैदल मार्च का मैंने अकेले ने चेतावनी दी थी, चेतावनी के बाद में तमाम साथियों ने कहा कि अकेले नहीं जाएगा मनोज, हम साथ में जाएंगे। बिल्कुल। तो ये एक ऊर्जा का ये रहा। किसी ने कहा कि जब तुम आओगे तो नाश्ता हम कराएंगे, किसी ने कहा मनोज जब तुम देहरादून एंट्री करोगे तो लंच हम कराएंगे। तो मतलब कि एक बहुत अच्छा रहा कि साथ वालों से भी एक ऊर्जा मिली। क्यों? क्योंकि आप जब पैदल मार्च करते हैं तो भूखे नहीं कर सकते हैं, आपको पीने को पानी भी चाहिए, आपको खाने को खाना भी चाहिए, तभी आपको ऊर्जा मिलेगी। तो उसके बाद में पैदल मार्च की चेतावनी के बाद में अच्छा ये रहा कि तत्कालीन जो सचिव वो रहे तो वो आए, उन्होंने निरीक्षण किया सीएमओ के साथ में संबंधित अधिकारियों के, तो उन्होंने अपने मुंह से ये कहा कि अस्पताल 1 साल के भीतर बनेगा, कुंभ मेले से पहले बनेगा, लेकिन कागजी कार्रवाई, कागजी प्रक्रिया विभिन्न विभाग से होकर गुजरती है। सबके एक तरीके हैं, खाली एक विभाग से नहीं होकर गुजरती, इसीलिए इतना लंबा समय ये हो गया। उसके बाद में फिर ये हुआ कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है, तो जब फिर हमको लगा कि पैदल मार्च करना चाहिए, तो हमने फिर दोबारा से चेतावनी जब सरकार को दी, तब जब चेतावनी दी तो सरकार ने भी हमको पैदल मार्च नहीं करने दिया। क्यों? जब भी हमने उनसे कहा उन्होंने हमारी बात को सुना। आप किसी भी चीज के लिए पहले अपनी बात उनको बताएंगे, उसके बाद में आप जबरन नहीं करें। सरकार ने वो स्थिति नहीं आने दी कि आप पैदल मार्च करें। तो मतलब कि अगर जरूरत पड़ती तो जब कहते थे कैसे करेंगे, हम सोचते थे कि पैदल मार्च कैसे करेंगे, तो फिर ये देखे कि उसके बाद में कोविड आ गया, देश के लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने पैदल सफर किया, तो वो सोच के भी बड़ा दुख होता था कि मतलब फिर उसके बाद में 1-2 साथियों ने ये भी कहा यार हम तो ये सोच के चिंतित होते थे कि हरिद्वार से देहरादून तक 60-70 किलोमीटर कैसे जाएंगे, और यहाँ देश में तो लोग पैदल घूम रहे हैं, तो वो चीज भी देखने को मिली। तो लेकिन खैर सरकार का धन्यवाद है कि उसने हमको क्या कहते हैं कि पैदल मार्च नहीं करने दिया, उससे पहले हमारी सुनी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से, सभी राज्यों की सरकारों से और भारत सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, जनहित के जो मुद्दे हैं अगर वो कोई ज्ञापन लेके बिना विरोध के आते तो उनको सुना जाए, उनको जबरन थाने में ना बैठाया जाए, पुलिस कस्टडी में ना लिया जाए, क्योंकि वो लोग किससे मांग करेंगे? अगर भूख लगेगी तो खाना तो घर वालों से भी मांग सकते हैं, पड़ोसी से भी मांग सकते हैं, शिक्षा, चिकित्सा और तमाम तरह की जो जरूरतें हैं उसके लिए तो सरकार से ही तो मांग करेंगे, है ना। और सरकार को, सरकार के खुफिया विभाग को सब पता होता है कि कौन विरोध कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। आप उनकी एक कम से कम
उनके थ्रू। अच्छा, आपने सरकार को तो संदेश दे दिया, अब हम ये चाहते हैं कि आप हमारे युवाओं को भी एक संदेश दें, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कि ताकते कलम की कभी हार नहीं मानती। ये जो अस्पताल पास हुआ है ये पेपर और पेन के माध्यम से पास हुआ है, बहुत बड़ी बात है। ये आप ये देखिए कि एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो हम एप्लीकेशन कभी स्कूलों में लिखते थे कि आज मेरी तबीयत खराब होगी, आज मेरे पेट में दर्द हो गया, मुझे छुट्टी चाहिए, तो ये एप्लीकेशन जो स्कूलों में लिखवाई जाती है वो एक उदाहरण होता है कि आप भविष्य में देश हित में काम कर सकें। और एप्लीकेशन लिखने का तरीका भी वही होता है कि सेवा में माननीय प्रधानमंत्री जी, सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी, तो हम प्रिंसिपल को लिखते थे। बहुत बड़ी बात है कि हर एक बच्चे को अपने विद्यालय में ये सिखाया जाता है कि जब भी आप एक किसी को भी चिट्ठी या पत्र या कुछ भी लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, तो कैसे लिखी जाती है, और उस एप्लीकेशन को लिखने का तरीका सिखाया जाता है ताकि जब आप बड़े होते हैं तो आप अपने हक के लिए, अपने समाज के हित के लिए उनके काम आ सकें। कि हमारे साथ एक ऐसे युवा थे जिन्होंने अपनी मुहिम शुरू करी और उसको पूरा भी किया। इस मुहिम में जो ये शख्स हैं, इन्होंने बहुत ही ज्यादा संघर्ष किए हैं। हरिद्वार के एक युवा के साथ एक हादसा होता है, उस हादसे से वो प्रेरित होते हैं कि यहाँ पर एक अस्पताल का निर्माण होना चाहिए। उस अस्पताल के निर्माण के लिए कितने संघर्ष किए इस युवा ने। तमाम संघर्षों के बाद आखिरकार उनकी मुहिम रंग लाई और उनका ये संकल्प पूरा हुआ अस्पताल बनवाने का, जो कि 10-15 दिन के बाद ये अस्पताल के निर्माण की शुरुआत होनी शुरू हो जाएगी। इन्होंने कहीं ना कहीं युवाओं को संदेश दिया कि अगर एक युवा चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। इस मुहावरे को इन युवा जिनका नाम मनोज निषाद है, इन्होंने पूरी करके दिखाई है। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए देश हित न्यूज, भारत की बात सत्य के साथ। आइए आपको दिखाते हैं हरिद्वार के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी ने क्या कहा। मैं मनोज की पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने रात दिन संघर्ष किया उत्तरी क्षेत्र हॉस्पिटल के लिए, और वो सपना इनका साकार होते हुए दिखाई दे रहा है। मैं पुनः पूरी टीम को, जितनी मनोज भाई की जो टीम है, उसको बधाई देता हूं और मंगल कामना करता हूं। ये नौजवान ऐसे ही सामाजिक कार्यों में हमेशा रुचि लेता रहे, और संघर्ष का मादा इस भाई में है। संघर्ष का ही फल है जो उत्तरी क्षेत्र में ये हॉस्पिटल बनने जा रहा है।